हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट जूनियर के पेपर सीडीपी के 30 प्रश्नों की, जो दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, यानी 9:30 से 12। दोस्तों आप लोग भी मैच कर सकते हैं, और या जिनका कल पेपर है तो एक बार पेपर देख सकते हैं पैटर्न क्या है दोस्तों, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैंने जो इससे पहले 2 क्लास अपलोड की थी, टोटल उसमें दोस्तों 18 ही क्वेश्चन थे। एक क्लास में 10 क्वेश्चन था, एक क्लास में 8। उसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हैं एक क्लास से, एक में अमूर्त वाला है, एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मिलेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन है कि अधिगम की निर्देशित खोज आधारित उपागम में। पहला ऑप्शन है शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों जहाँ तानाशाह आया तुरंत ऑप्शन काटिए आप। शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थी उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, हाल पर छोड़ दिया जाता है, ये भी कट गया। फिर तीसरा ऑप्शन है किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल आवश्यकता होती है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन बचा, वही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना के करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। अधिगम की निर्देशित खोज है दोस्तों, यानी पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव होगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। ये दोस्तों एक्स कोड है, इस पेपर का एक्स कोड है। आप लोगों के क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है परिभाषा, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। तीसरा ऑप्शन है अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। तो यहाँ दोस्तों नेगेटिव पूछा जा रहा है, तुम्हारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, नेगेटिव है पहला ऑप्शन। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि एक सक्रिय माध्यम विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जाती है। पहला ऑप्शन दोस्तों मनोविश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवाद, तीसरा ऑप्शन है मनोगत्यात्मकता, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक रचनावाद। तो दोस्तों यहाँ व्यवहारवाद की कोई बात की नहीं जा रही, तो ये दूसरा ऑप्शन तो कट गया। मनोविश्लेषण की भी कोई बात नहीं हो रही, मनोगत्यात्मक की भी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक रचनावाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक सक्रिय है। सक्रिय का ही मतलब दोस्तों पॉजिटिव हो गया, यानी रचनावाद। माध्यमिक विद्यालय कक्षा इसके सैद्धांतिक तो सामाजिक रचनावाद। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारण वाला है। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। समानुभूति, ये वर्ड ध्यान दीजिए दोस्तों, समानुभूति। फिर कारण क्या है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जबकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। दोस्तों ए आर दोनों गलत है, ऐसा नहीं दोस्तों, ए सही है। क्योंकि समानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। तो पहला सही है, यहाँ पर ए आर दोनों सही है नहीं, ए आर दोनों सही है नहीं, ए सही लेकिन आर गलत, क्योंकि यहाँ कारण में बताया जा रहा है भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो संबंधित हैं, तो आर तो सही नहीं है, तो ए सही आर गलत। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। पॉजिटिव पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों। पहला ऑप्शन सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर। परीक्षण और सत्र के अंत, यही दोस्तों नेगेटिव है, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तीसरा ऑप्शन है पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन, पुनर्बलन कट गया दोस्तों। चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन ही हो जाएगा, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। फिर दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा, ये क्वेश्चन भी दोस्तों उस 18 क्वेश्चन में है दोस्तों, जो पीछे 2 क्लास हुई अभी 2-3 दिन पहले। तो पहला ऑप्शन दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, ये नहीं दोस्तों, नेगेटिव हो। दूसरों की प्रशंसा नहीं, बाहरी पुरस्कार नहीं,
व्यक्तिगत रुचि, हाँ दोस्तों, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा की बात की जा रही है तो व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेत अभिप्रेरणा। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेत। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, नेगेटिव कट गया दोस्तों। फिर सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण। तो अटल दोस्तों नेगेटिव है। एक मिनट दोस्तों, माफ कीजिएगा। फिर दूसरा है प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। तीसरा ऑप्शन, विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण। चौथा ऑप्शन, विकास का स्थिर आयातित दृष्टिकोण। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जेंडर जो है समाज नहीं निर्धारित करता बल्कि प्रकृति यानी वो नेचुरल होता है। तो हमारा दूसरा ही ऑप्शन हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन सीधे पकड़ में आ रहा है कि भाई जेंडर समाज नहीं निर्धारित करता, ये प्रकृति पे होता है। फिर आठवां क्वेश्चन दोस्तों, डैश डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। हाँ दोस्तों यही क्वेश्चन है। एक 3 क्वेश्चन दोस्तों फंसे हैं 18 क्वेश्चन में से। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर था कि भाई ऐसी कौन सी एज है जिसमें बालक अपने आप को मुख्य या अपने पहचान बनाने के लिए चिंतित रहता है। वहाँ पर ये था दोस्तों पहचान बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर है यौन व्यावसायिक, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें दोस्तों सीधा किशोरावस्था हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज जो होती है दोस्तों किशोरावस्था में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर है, कथन करण वाला है। कथन है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रत्यक्ष का मतलब मूर्त, अप्रत्यक्ष का मतलब अमूर्त। कारण क्या है दोस्तों, सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो दोस्तों सरल प्रक्रिया नहीं, यानी कथन सही है, कारण गलत है। दोस्तों पहला ऑप्शन ए और दोनों गलत है, नहीं ए सही है। तो दोस्तों आर हमारा गलत है, यहाँ ए आर दोनों सही, ए आर दोनों सही। तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि ए सही लेकिन आर गलत। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे क्वेश्चन मिला है दोस्तों। अब एक ये क्वेश्चन दोस्तों था जीन पियाजे वाला। 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है। एक किशोरावस्था वाला, एक जो पहले मिला था दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा वाला, और ये तीसरा क्वेश्चन। यही दोस्तों 3 क्वेश्चन फंसे हैं अपने। लेकिन बात ये अच्छी हुई कि 18 क्वेश्चन में से ही दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक, औपचारिक दोस्तों सीधे बता रहा है कि इनकी चौथी अवस्था की बात की जा रही है। इन्होंने 4 अवस्था बताई दोस्तों। औपचारिक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। तो दोस्तों ये चौथी अवस्था है अमूर्त। भाई मूर्त से मतलब मूर्त को आपको नहीं लेना, तो उससे भिन्न कौन होगी, चौथी हो जाएगी। भाई इससे पहले थोड़ी जाना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। दोस्तों विफल थे, ये ध्यान दीजिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्रिया में सफल थे, परिपक्वता में सफल थे, अनुभव में सफल थे, लेकिन संस्कृत में विफल थे। क्योंकि दोस्तों संस्कृत जो है लेव वागिस्की जी का वर्ड है, जानते हैं हम सभी इसको अच्छे से। तो ये इनका वर्ड नहीं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान नहीं, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। तो अब जैसे दूसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। ये दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग से है, जिन्होंने सामाजिक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा दोस्तों कि एक बच्चा मिठाई इसलिए नहीं खाता क्योंकि मिठाई खाते वक्त पकड़े जाने पर उसकी मम्मा उसे डांटेंगी। तो इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हमारा। अब तीसरा जैसे क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो ये दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए करता है, लेकिन यहाँ क्या है, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। सबसे अच्छा नहीं दोस्तों, ये सब नहीं। चौथा ऑप्शन कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण,
मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम करना। नहीं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें। फिर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जीन पियाजे से है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? पहला ऑप्शन दोस्तों, बच्चों का विकास चरणों में होता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है। ये तो सिर्फ लेव वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का नहीं है। संस्कृत का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ये भी लेव वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का नहीं है। बच्चों का विकास जड़ों में था, ये जीन पियाजे का है, लेव वाइगोत्स्की का नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग अगर टीचिंग लाइन से हो तो जो भी स्टूडेंट्स हों आपके कॉन्टेक्ट में, उनको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर सीखने को मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वो दूसरों के सहयोग से, ये यहाँ दोस्तों ये वर्ड आप ध्यान दीजिए, दूसरों के सहयोग से। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते, नहीं भैया अनियंत्रित नहीं, निगेटिव। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक नहीं गुणात्मक। चौथा ऑप्शन, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। दोस्तों ये बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बात सही है, लेकिन यहाँ दोस्तों ये तो जीन पियाजे का सेंटेंस है। ये जो चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे का है, लेकिन है सही। लेकिन यहाँ लेव वाइगोत्स्की की बात की जा रही, तो यहाँ दूसरों का सहयोग यानी हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अब कारण कथन करण वाला है। कथन करण वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। कथन क्या है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होता है। दोस्तों ये तुलना जो वर्ड है ना, यही नेगेटिव है, तो इसमें सोचने समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं, दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, क्योंकि ए गलत तो आर गलत हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण देती है, सभी किसी एक के नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कोशिश कर रही है जेंडर स्थिरता का निर्माण करने के लिए। सभी को दे रही है तो स्थिरता कैसे दोस्तों? जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, जेंडर भेदभाव को मजबूत करे, नहीं, क्योंकि सभी जेंडर हैं। जेंडर पहचान को सक्षम करे, नहीं, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, क्योंकि यहाँ सभी जेंडर की बात की जा रही है। दोस्तों यहीं से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, कथन कारण वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आए दोस्तों। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। यहीं पर दोस्तों समझ में आ रहा है कि कथन गलत तो भैया कारण भी गलत, यानी कथन पहला हो जाएगा ए आर और दोनों गलत, क्योंकि दोस्तों इसमें कथन गलत होता तो कारण भी गलत होता है, ये हम सभी जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? पहला ऑप्शन दोस्तों, विविधता का सामान्य चित्रण। दूसरा ऑप्शन है, उनके अलग अलग बुद्धिलब्ध स्तरों में असामान्य मापदंड। तीसरा ऑप्शन है, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता। चौथा ऑप्शन है, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां। तो यहाँ पर कुछ वाली तो बात बिल्कुल गलत हो गई, और यहाँ पर असामान्य की बात की जा रही, तो ये भी यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात की जा रही है तो विविधता का सामान्य चित्रण हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। फिर दोस्तों 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ दोस्तों औसत प्रदर्शन, जैसे मैंने बताया था एक क्वेश्चन, लेकिन ये उसमें से नहीं टकराया 18 क्वेश्चन से, लेकिन इस एक किसी प्रैक्टिस सेट में था दोस्तों, मैंने बताया था कि भाई जैसे सीटेड पास मार्किंग है 90 नंबर, तो ये एक मानक है, तो यहाँ पर अन्य विद्यार्थी मतलब सभी से तुलना की जा रही, तो आत्म प्रारूप नहीं, मापदंड नहीं, मानक हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मानक। मैंने बताया दोस्तों 90 नंबर क्वालिफाई यानी सभी के लिए, तो दोस्तों मानक एक डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई 90 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। पॉजिटिव पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है, आकलन के छात्रों को सही
सीखने के लिए डर और तनाव, नहीं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन कट गया। आकलन मानकीकृत भी दोस्तों निगेटिव है, लेकिन जो इससे पहले क्वेश्चन था वही पूछ रहा था, इसलिए हमारा वो ऑप्शन सही हुआ। तो तीसरा चौथा कट गया, तो दोस्तों हमारा कौन सा बचा? तीसरा ऑप्शन ही, पहला दूसरा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन दोस्तों, अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। दूसरा ऑप्शन है, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तीसरा ऑप्शन है, एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानें। चौथा ऑप्शन है, अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल नया क्वेश्चन है, और ये जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उनमें से क्वेश्चन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, और ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बच्चों ने काफ़ी मतलब एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि ये सोचने पर मजबूर करता है। तो यहाँ पर बात की क्या जा रही है, मतलब क्वेश्चन में दोस्तों उच्च स्तरीय होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जैसे अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें, तो एक उपयुक्त, यहाँ पर विश्लेषण मतलब तोड़ना है, विश्लेषण का मतलब दोस्तों खंडन होता है, और संश्लेषण का मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ पर कई होना चाहिए, तो हमारा पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। दोस्तों विश्लेषणात्मक चिंतन की बात की जा रही। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, एक विशिष्ट, यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों विश्लेषण का मतलब तोड़ना, यानी दो या उससे अधिक की बात होनी चाहिए। अखबार, चौथा ऑप्शन है, अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। तो दोस्तों इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानें, पॉजिटिव के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तीन बात की गई है, उच्च स्तरीय होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों अब ये सीटेट ही फाइनल बताएगा कि इसमें कौन सा सही है। फिलहाल मुझे जो लग रहा था मैंने बता दिया दोस्तों, कि दूसरा तीसरा में से कोई एक हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारण का, ये भी दोस्तों हम मेरी समझ से 5वां 6वां क्वेश्चन है कथन कारण का। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण क्या दिया गया है दोस्तों इसका? शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं, जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। बात दोनों सही की जा रही है दोस्तों, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही, और एक की आर सही व्याख्या करता है। इसमें दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये बात सही दोस्तों। खराब लेखन क्षमता है तो टीचर सोचता है कि इसकी बौद्धिक क्षमता खराब है, ये दोस्तों ऐसा है। और कारण भी सही दिया गया है, क्योंकि वो पूर्वाग्रह होते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, नहीं, कथन सही, कारण सही और व्याख्या भी सही। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं? नेगेटिव पूछ रहा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों CDP में तो जो आज के पेपर मेन यही ध्यान रखने वाली बात है कि पूछ क्या रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी में हमारी समझ से पूरा पेपर खत्म है, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। तो पहला ऑप्शन है, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पॉजिटिव तो नहीं होगा। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना, पॉजिटिव है, नेगेटिव पूछ रहा नहीं। विद्यार्थियों की उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, पॉजिटिव है, नेगेटिव पूछ रहा नहीं। तो बचा ही कौन सा? चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पूर्वाग्रह दोस्तों। फिर दोस्तों अगला देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? यहाँ पर हमें दोस्तों सही यानी पॉजिटिव वाला बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों, गति समन्वय वैकल्प, ठीक से देख, सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, गुड़ज वैकल्प, पढ़ने की क्षमता, ये तो दोस्तों डिसलेक्सिया की बात कर रहा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, लेखन वैकल्प, सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। चौथा ऑप्शन है पठन वैकल्प, संख्याओं मतलब डिस्कैलकुलिया, यहाँ गुणज वैकल्प होना चाहिए। दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब दोस्तों लेखन जो कौशल है ये सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है, तो ये हमारा तीसरा ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गति समन्वय वैकल्प है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ठीक से देख,
शून्य हुआ बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करना है। यहाँ पर शारीरिक कोई समस्या नहीं बताई जा रही। जो लेखन कौशल होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म गतिक जो कौशल होता है वो लेखन से होता है। तो ये लेखन वायकल यानी लिखने में समस्या तो किससे होगा? सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करेगा, यानी पढ़ने में भी कहीं न कहीं समस्या करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। ये दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो में सारे अधिगम विकार एक पेज में शेयर किया था कुछ दिन पहले, और उसमें दोस्तों ये स्वलीनता भी है, लेकिन ये जो इसमें आंसर मतलब इसके ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑप्शन अलग है। पहला ऑप्शन है गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में। स्वलीनता का मतलब मैंने उसमें बताया था दोस्तों, लिखा है कि भाई स्वलीनता का मतलब खोया रहता है बच्चा, एक ही जगह पे अटका रहता है, इधर उधर नहीं। अब यहाँ पर तेजी से बदलाव नहीं, तेजी से कहाँ बदलाव कर पाता है दोस्तों स्वलीनता मतलब। अजनबियों के साथ संवाद करने में आसानी होती नहीं, उसे बात संप्रेषण में ही तो दिक्कत होती है उसे दोस्तों स्वलीनता में। बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करना नहीं, आंखों का संपर्क स्थापित नहीं कर पाता क्योंकि संप्रेषण में दिक्कत होती है। संप्रेषण में दिक्कत मतलब कि आंख का संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा। तो हमारे पास बचा ही कौन सा? तो चौथा ऑप्शन हमारा बचा, वही सही हो जाएगा दोस्तों। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों नेगेटिव पूछ रहे, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं आगे। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है, बात सही है, लेकिन नेगेटिव पूछ रहा है तो कट जाएगा हमारा। तीसरा ऑप्शन है बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं, बात सही है, लेकिन नेगेटिव पूछ रहा है दोस्तों तो कट जाएगा हमारा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है, बात सही है, लेकिन नेगेटिव पूछ रहा तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा कि जिज्ञासा की भावना कम नहीं होती, तेज होती है दोस्तों, कमजोरी नहीं, तेज होता है उसमें कल्पना शक्ति। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण मतलब स्वयं की जो अधिगम त्रुटियां होती हैं वो क्या करती हैं। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करना, यानी जब त्रुटि विश्लेषण होगी, एक बार गलती होगी तो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक फीड रहेगी, गलती नहीं करेंगे तो चीज़ें हट सकती हैं। आगे देखते हैं, लेकिन ऑप्शन विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है, नहीं, फासला नहीं पैदा करता। त्रुटि को तो अधिगम का हिस्सा माना गया है दोस्तों, त्रुटियों को अधिगम का हिस्सा माना गया है, हम सभी देखे हैं पीछे क्वेश्चन में और जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा नहीं। चौथा ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहले जान लेते हैं घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है, प्रक्रियात्मक। घोषणात्मक ज्ञान दोस्तों फैक्ट पे आधारित होता है यानी तार्किक होता है, और प्रक्रियात्मक ज्ञान तो सीधे समझ में आ रहा है कि क्रिया, प्रक्रियात्मक का मतलब क्रिया। तो पहला ऑप्शन दोस्तों प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक, तथ्यात्मक मतलब फैक्ट यानी घोषणात्मक नहीं। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए, यानी प्रक्रिया की बात कर रहा है, उल्टा दोस्तों दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है घोषणात्मक ज्ञान की को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होते हैं, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया पहले कि घोषणात्मक ज्ञान फैक्ट पे आधारित होता है यानी तथ्य पे या तार्किक होता है, और प्रक्रियात्मक में तो सीधा समझ में आ रहा है क्रिया पर, तो चौथे ऑप्शन पर सीधा बता रहा कार्यविधि उन्मुख होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हमारे पास। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता है उन्हें सीखने में डैश डैश समय लगता है और वे डैश डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। वही क्वेश्चन जैसे पीछे है दोस्तों कि त्रुटि विश्लेषण मतलब त्रुटि अधिगम का हिस्सा है, जब त्रुटि यानी गलतियां करेंगे तो बच्चे सीखेंगे और वो ज़्यादा देर के लिए रहेगा। तो संशोधन की आवश्यकता है उन्हें सीखने में कम समय लगता है, नहीं दोस्तों कम समय नहीं लगता, पहला कट गया। तीसरा ऑप्शन है लंबा समय लगता है और वे कम अवधि के लिए रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, कम कम नहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही। फिर दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कथन कारण का।
कथन है दोस्तों, शिक्षकों को बच्चों के ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसा कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आप मतलब कारण क्या है दोस्तों? जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म-मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने के लिए सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों एक बार क्वेश्चन। कथन क्या है? शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसा कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है, यानी स्वयं की बात की जा रही, स्टूडेंट्स की, और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अब ये तो पॉजिटिव है, मतलब ए सही है कथन। कारण क्या है? जब छात्र समझते हैं कि उन्हें काम के प्रदर्शन का आत्म-मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। दोनों सही हैं। दोस्तों इसमें पहला तो कट जाएगा भाई, तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पेपर आप लोग का अच्छा गया होगा दोस्तों, सीडीपी अच्छी आई है। बस इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़ा-सा आए हैं जो थोड़ा-सा 1-2 मिनट आपको पढ़ने के लिए फिर से मतलब 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो वो भी आंसर निकल आएगा। पेपर अच्छा आया था और ईज़ी था पेपर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी पेपर अच्छा गया होगा। और दोस्तों जिन लोगों को कल है, ये पेपर ज़रूर देख लें। कहीं न कहीं ज़रूर क्वेश्चन टच में आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिलेगा, लेकिन आगे-पीछे थोड़ा संबंधित हो सकता है। और ऐसा आप लोगों ने देखा होगा या कल देखेंगे दोस्तों। तो आज वाला पेपर जिनका नहीं था वो भी देख लें, वीडियो शेयर कर दीजिएगा उनको भी, और जिनका पेपर हुआ वो मिला सकते हैं दोस्तों। मैंने अपने हिसाब से सही क्वेश्चन मिलाए हैं दोस्तों, सब सही हैं, और जिस स्टूडेंट का पेपर है ज़्यादातर उसके भी क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।